हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 69,000 भर्ती में अब फॉर्म सब बच्चे भर रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है बच्चों के बीच में, उसमें है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कि ओवरलैपिंग क्या होती है और किस तरह से ओवरलैपिंग से फ़ायदा या नुकसान होगा, या क्या है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है। ओप हमारे हमारे संविधान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कोटा दिया गया है अदर कैटेगरीज़ को। जैसे ओबीसी में कुछ लोगों को ओबीसी में रखा जाता है, कुछ को एससी में रखा जाता है, कुछ को एसटी में रखा जाता है, तो उनको उस हिसाब से कोटा दिया गया है। मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो उसमें ओबीसी के लिए आपका जो कोटा है वो 27% है, एससी एसटी के लिए 15 और साढ़े सात लगभग, मतलब 23% कोटा उनका है एससी एसटी का। और बाकी जो सीटें बच जाती हैं लगभग 50%, वो अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए होती हैं, जिसमें मोस्टली हाई मेरिट वाले बच्चे, जो भी किसी वैकेंसी में हाई मेरिट वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं। तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरीज़ हैं जैसे ओबीसी और एससी एसटी, उसमें जो हाई मेरिट वाले बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं अनरिजर्व सीट्स में, क्योंकि उनकी मेरिट उतनी अच्छी होती है कि वो अनरिजर्व। अल्टीमेटली ओवरलैपिंग कुछ नहीं है, ये हम लोगों का सिर्फ सोचने का तरीका है। अल्टीमेटली जो अच्छे मेरिट वाले बच्चे होंगे वो अनरिजर्व में आएंगे, इसीलिए उसको अनारक्षित या अनरिजर्व कहा जाता है। तो उसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग समझेंगे कि इस वाली भर्ती में ओवरलैपिंग से ज़्यादा जब आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, कैसे उसमें पिछली वाली भर्ती 68,500 से क्या फ़र्क है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 68,000 में क्या हुआ था। आपको पता है 68,000 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बीएड वालों को मौका नहीं मिला था। ये पहली दफ़ा है जब बीएड वालों को भी मौका दिया गया है। 41,000 का सिलेक्शन हुआ था 68,500 पर, और 34,000 का फर्स्ट मेरिट में आया था, क्योंकि जो वैकेंसी बाद में निकाली गई थी वो 41,000 के हिसाब से निकाल दी गई थी, इसलिए उसमें 34,000 हो गए। और लगभग 6,000 कैंडिडेट्स बाहर हो गए, जिसमें मोस्टली जनरल के थे। बाद में सेकंड मेरिट निकाल के उनको 2 दिन के बाद सिलेक्शन दे दिया गया था। कुछ इसमें विसंगतियाँ थी, ये तो चलिए ठीक है, ये जो चीज़ें की गई थी इसमें तो सिलेक्शन हो गया था, पर इसमें विसंगति क्या आ गई थी कि जो हाई मेरिट वाले अनारक्षित, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था अनारक्षित वालों का। उनको ये नुकसान हुआ था कि उन्हें अपना ज़िला नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया, यही चीज़ हमें समझनी होगी, और यही हमारी जो भर्ती है 69,000 वो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। ये इसीलिए हमें पुराना एग्जाम्पल समझना पड़ रहा है। एग्जाम्पल क्या था, अगर हम एक ज़िले की बात करते हैं मेरठ, मान लीजिए उसमें 100 सीटें थी पिछली भर्ती में, तो कोटे के हिसाब से 50 अनरिजर्व, 27 आपकी ओबीसी और 23 सीटें एससी एसटी की बनती थी। अब एक बच्चा था जो ओबीसी में था और उसका 70 गुणांक बन रहा था, और एक एससी का बच्चा था जिसका 68 गुणांक बन रहा था। पर क्योंकि शिक्षा मित्रों ने ज़्यादातर सीटें ले ली थी 25 गुणांक मिलने के कारण, तो जो उनकी सीटें थी, जो इनको ओबीसी और एससी के जो 2 बच्चे थे, ये इनको यहाँ मेरिट सीट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम मान लेते हैं यहाँ पर जनरल की सीट ख़त्म हो गई थी। जनरल या अनरिजर्व वाली सीटें ख़त्म हो गई थी मेरिट में। क्यों ख़त्म हो गई थी, क्योंकि शिक्षा मित्र अच्छी मेरिट ले आए थे और बाकी जो जनरल वाले कैंडिडेट थे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। एक बच्चा था ओबीसी में 70 गुणांक लाया, बहुत अच्छा गुणांक है ये। एससी में एक 68 बच्चे, बहुत अच्छा गुणांक है। मेरिट उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में फर्स्ट नंबर पे मेरिट डाला था। पर क्योंकि उनके ऑलरेडी वहाँ पर जनरल की सीटें भर गई और उन्हें स्टेट लेवल पर क्या किया गया था, स्टेट लेवल पर उनको जनरल माना गया था, तो इसलिए उनको वो सीट अलॉट नहीं हुई। क्योंकि ओबीसी और एससी की सीटें बची हुई थी, पर फिर भी क्योंकि उनको जनरल मान लिया गया था, तो उनको ये सीटें या फर्स्ट मेरिट अपनी जो फर्स्ट चॉइस थी वो नहीं मिल पाई डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे क्या नुकसान हुआ, उनको ऐसे ज़िले मिल गए जो वो चाहते नहीं थे, अच्छी मेरिट होने के बाद भी कैटेगरी में, क्योंकि वो अच्छे नंबर लाए और जनरल के बराबर नंबर लाए, और उनको इसका नुकसान हुआ। खैर, अभी कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दे दिया है, और जो हाई मेरिट वाले अनरिजर्व कैटेगरीज़ के थे उनको दोबारा से अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो इसमें जो उनका नुकसान हुआ था वो अब उनको मिल जाएगा।
अब इससे हमारा अगली भर्ती में क्या, अब जो हमारी भर्ती है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे इसको, कि इस बार उप सचिव ने इस गलती को सुधारने को कह दिया है। इसका मतलब है कि अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को दोबारा समझें कि मेरठ में 100 वैकेंसी हैं, 130 हैं इस बार, तो जनरल की 50 और ये सेम रहेगा। अब दो कैंडिडेट हमने दोबारा ले लिए हैं, एक ओबीसी का 78 नंबर और एससी का 75 नंबर का। मान लीजिए कोटा के कारण यहाँ पर जनरल की सीटें ख़त्म हो गई और इन्होंने फर्स्ट मेरिट क्या डाली थी अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में फर्स्ट चॉइस इन्होंने डाली मेरठ। तो मेरठ डालने से अब ये जो ओबीसी कैंडिडेट था, भले ही यहाँ पर ये फिल हो गई हूँ 50 सीटें, अगर ओबीसी की सीटें बची होंगी तो ये 78 वाले को यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि इसे ओबीसी का फ़ायदा मिल जाएगा। पिछली वाली में इसको फ़ायदा नहीं मिला था। ऐसे एससी का अगर कोई 75 है और एससी की सीट खाली है मेरठ में, तो इसको एससी अपनी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। जनरल, भले ही ये स्टेट लेवल पे दोनों जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, पर क्योंकि मेरठ में इनको सिलेक्शन चाहिए और वहाँ पर सीटें 130 या 100 हैं, तो वहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर इनका कहाँ सिलेक्शन हो रहा है? अपनी कैटेगरी में, जबकि स्टेट लेवल पर ये कहाँ आ रहे थे? अनरिजर्व कैटेगरी में। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब अगला देखिए, अब कोटे से क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का, जो अब नई भर्ती में जो ये सुधार किया है, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इसका सबसे जो फ़ायदा होगा वो हाई मेरिट वाले ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स को होगा, क्योंकि अब उनको अपनी चॉइस की डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, चाहे वो हाई मेरिट वाली में मिल जाए, अनरिजर्व में मिल जाए, या फिर अपने कोटे में मिल जाए ओबीसी या एससी में। ये उनको फ़ायदा हो गया। जनरल कैंडिडेट्स को इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? जनरल कैंडिडेट्स को ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हाई मेरिट वाले ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स थे, जो कि कहाँ आ रहे थे, जो कि अनरिजर्व स्टेट लेवल पर अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे थे, उनकी सीटें काट रहे थे, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि वो ओबीसी और एससी कैटेगरी में सीटें लेंगे, तो जनरल के लिए ज़्यादा सीटें बच जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब डिसएडवांटेज किसका होगा इसमें सबसे ज़्यादा? इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है जो कि ओबीसी और एससी कैटेगरी में लो मेरिट वाले बच्चे थे, जिनकी मेरिट लो थी, वो अब इस भर्ती से बाहर हो सकने होने के चांसेस हैं उनके, क्योंकि हाई मेरिट वाले तो अब कोटे में आ गए। जनरली क्या होता था, जो अच्छे मेरिट वाले थे वो अनरिजर्व में आ जाते थे, ओबीसी एससी वाले, उनके जाने से ओबीसी एससी की मेरिट डाउन हो जाती थी। पर क्योंकि अब वो ओबीसी और एससी को अपना फेवरेट ज़िला चाहिए, जैसे फर्स्ट चॉइस चाहिए, तो अगर वो रिजर्व में नहीं आ पाएंगे तो उनको कोटे में मिल जाएगा। अब कोटे की सीटें कम हो जाएंगी, इससे कोटे की सीटें कम हो गई, तो लोअर मेरिट वाले जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, वो अब उनको नुकसान होगा इससे। अब थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल्स की मदद से भी समझेंगे। मैंने ये रफली एक एग्जांपल तैयार किया, देखिए। इसमें हम देखेंगे जनरल अनरिजर्व, ये आपको पता है 69 हमारी 1000 भर्ती है। इसमें ओबीसी एससी एसटी का हम देख लेते हैं। सेलेक्टेड जो बच्चे हैं 36,000 लगभग जनरल के हैं, 84,000 ओबीसी के, एससी के 24,000 और 270 एसटी के हैं। इसमें 34,000 सीटें अनरिजर्व वाली हैं और 18,000 ओबीसी की, एससी की 10,000 और 5,000 एसटी की हैं। अब इसमें क्योंकि शिक्षा मित्रों को भी 8,000 शिक्षा मित्र तो आप मान के चलिए अनरिजर्व में ले ही लेंगे सीटें, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी कोटे का हो। तो बची हुई सीटें कितने बच्चे कैंडिडेट इन दोनों में का जो डिफरेंस आया है वो लगभग 9,700, इतने बच्चे बच जाएंगे जिनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसी तरह से इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66,000 आ रहा है, इन दोनों को करेंगे तो इतना आ रहा है और ये आ रहा है। अभी ये एक्चुअल फिगर नहीं है जो बच्चे आउट हुए हैं, ठीक है, अभी हम इसको और इवेलुएट कर रहे हैं। अब देखिए इस चीज़ को देखिए आप कि ओबीसी हाई मेरिट कैंडिडेट विच गॉट मार्क्स मोर देन 105। एक एग्जांपल से हमने समझा है कि ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट है जो 105 से ऊपर मार्क्स ला रहा है रिटन एग्ज़ाम में, तो हम मान लेते हैं कि वो जो है वो अनरिजर्व सीट पे आएगा। इसमें हमने जो अनरिजर्व शिक्षा मित्र विल टेक अनरिजर्व सीट्स इन लेस डिस्ट्रिक्ट वैकेंसीज। जो आपको दो कैटेगरीज में डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसमें 1000 से ज़्यादा सीटें हैं, वो लगभग 29 हैं, और ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसमें
क्या है, जिसमें 1000 से कम सीटें हैं, वो हैं 36। तो ये जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स होनी है, यहाँ पे सबसे टफेस्ट फाइट होनी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो पास हुए हैं वो इन्हीं 36 डिस्ट्रिक्ट से हुए हैं, जिसमें 1000 से कम सीट्स हैं। तो ये बच्चे ज़्यादातर यही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पर यहाँ सीट्स कम है, यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर 1/3 से भी कम सीटें हैं टोटल वैकेंसी की, और यहाँ पर 2/3 से ऊपर वैकेंसी सीट्स हैं। तो ये सारी फाइट यहीं इन्हीं 36 डिस्ट्रिक्ट्स में सब विलिंग है कि हमारा यहीं हो जाए सिलेक्शन, और इसी के लिए सबसे ज़्यादा फाइट है, और यहीं से सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए आप, जो लेस वैकेंसी वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें क्या होगा, जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा, ये तो सबको पता है। और उसी में हाई मेरिट वाले, चाहे वो रिज़र्व्ड हों या अनरिज़र्व्ड हों, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। और यहाँ जो शिक्षा मित्रों की वैकेंसी फिल होने के बाद जो बचेंगी सीटें, वो यहाँ से फिल हो जाएंगी। तो अच्छी मेरिट वालों को तो ये 36 डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगी, पर जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं जिनकी मेरिट इतनी हाई नहीं है, उनको ये 29 डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगी। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, ये जो हमने डेटा ऊपर देखा था, इसके अकॉर्डिंग कितना वेरिएंस आ रहा है एक्यूरेटली, थोड़ा सा रफली आइडिया हमको मिल जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पर रफ़ आइडिया हमने लिया है कि मान लीजिए हाई मेरिट ओबीसी जो है वो हमने माने 8630। ये ऐसे हाई मेरिट ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं जो कि कोटे में सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे कोटे में सिलेक्शन? क्योंकि इनको अपने डिस्ट्रिक्ट चाहिए, इसलिए ले लेंगे ये। ठीक है, तो अब टोटल सीटें कितनी थी? लगभग 18,630 थी। तो बची हुई सीटें कितनी बची ओबीसी कोटे की पूरे स्टेट में? 10,000। अब आ जाओ, ओबीसी की सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं? 84,000 सेलेक्टेड हैं लगभग। उसमें से ऐसे कैंडिडेट जो कि ओबीसी के कोटे में सिलेक्शन ले लेंगे, वो इतने हो गए। तो बचे हुए ओबीसी वाले कितने बचे? इतने। और हमने एक रफ फिगर मान लिया कि 12,000 ऐसे कैंडिडेट भी होंगे ओबीसी में हाई मेरिट वाले, जो कि अनरिजर्व की सीट्स पे कब्जा करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने माने 8,000 जो कि हाई मेरिट वाले हैं और रिज़र्व कैटेगरी में आ जाएंगे। ये 8,000 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यही सारा गड़बड़ करेंगे। ये ऐसे कैंडिडेट थे, अगर ये पुरानी भर्ती के अकॉर्डिंग होते तो ये जनरल में आ जाते, और इससे क्या होता, जो नीचे वाले लो मेरिट वाले ओबीसी थे, वो उनका सिलेक्शन हो जाता लगभग 8,000 का। पर क्योंकि ये 8,000 कोटे में आ गए, ओबीसी वाले में आ गए, तो ये 8,000 नीचे जो ओबीसी वाले हैं जिनकी मेरिट थोड़ी कम है, उनको बाहर कर देंगे। तो हमने मान लिया कि 8,000 और 12,000 ये कैंडिडेट हाई मेरिट वाले थे। ये 8,000 ऐसे थे जो कि कोटे में सेलेक्ट हो गए, और 12,000 ऐसे थे जो कि अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गए। तो टोटल अब कितने कैंडिडेट हमारे पास बच गए इन दोनों सिलेक्शन के बाद? तो आप देखेंगे लगभग 64,000 इतने बच्चे हमारे पास बच गए हैं। और ये बच्चे ऐसे हैं 12,000 और 8,000, मतलब लगभग 20-21,000 बच्चे ऐसे होंगे ओबीसी के जो सेलेक्ट हो जाएंगे इस भर्ती में। इसके अलावा अगर हम एससी को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे एससी में जो है लगभग हम एक रफ़ आइडिया मान के चलते हैं कि 4,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि हाई मेरिट वाले होंगे, पर वो कोटे में सिलेक्शन लेंगे। हाई मेरिट का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे कैंडिडेट जब स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी जिनके 97 से ऊपर मार्क्स होंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को हमने हाई मेरिट कहा गया है। तो ऐसे बच्चे जो होंगे लगभग 4,000, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने चाहिए, अपना डिस्ट्रिक्ट अपना घर चाहिए उनको। तो वो चाहे उनको रिज़र्व कैटेगरी में मिले अनरिजर्व में मिले, उससे कोई मतलब नहीं है उनको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट। तो इसीलिए ऐसे 4,000 बच्चे क्या होंगे, क्योंकि ये हाई मेरिट वाले हैं और ये क्या करेंगे, अपना घर चाहते हैं। तो अगर वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में सीटें नहीं बची हैं अनरिजर्व की, तो इनका सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा? अपने कोटे के अंदर। समझ में आया? इसी तरह से 6,000 सीटें जो होंगी ऐसी बचेंगी। लेफ़्ट सीटें कितनी हो गई? क्योंकि लगभग 10,000 सीटें एससी की हैं, तो उसमें से 4,000 तो ये सिलेक्शन ले गए, और बची कितनी? 6,000 सीटें अब हमारे पास बची हैं। तो 6,000 में से आपने देखा, हमने अगर इसको माइनस कर लें 4,000 को, टोटल बच्चे जो सिलेक्टेड थे एससी में वो हैं 24,000, 4,000 इसमें से घटा दिए तो लगभग 20,000 बच्चे अब बच गए हैं जिनका सिलेक्शन होना है। हम मान लेते हैं कि 2,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि हाई मेरिट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, और ये किस में सिलेक्शन ले लेंगे? ये ले लेंगे अनरिजर्व सीट्स में। तो 2,000 अनरिजर्व सीट्स में सिलेक्शन ले लेंगे, और लगभग 4,000 बच्चे
हाई मेरिट वाले हैं जो कि कोटे में ले लेंगे सिलेक्शन। तो ये जो अब नुकसान कहाँ हो रहा है, अब टोटल आप देखिए 18,000 बच्चे इसमें लगभग बच जाएंगे। तो आप देखिए नुकसान जो सबसे ज़्यादा हो रहा है ओबीसी और एससी वाले बच्चों को, वो हो रहा है जो जिनकी मेरिट कम है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि ये जो 4,000 सीटें थी, अगर ये स्टेट लेवल पे मेरिट बनती तो ये 4,000 और ये जो 8,000 बच्चे हैं ये सीटें लोअर वालों को मिल जाती, लोअर मेरिट वालों को। पर क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट, हर आदमी को अपना घर चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो भाई ये 8,000 और ये 4,000, ये तो वो बच्चे होंगे जो कि अपने घर के चक्कर में जो लोअर ओबीसी और एससी वाले थे उनकी सीट काट देंगे, और लगभग ये बैठ रहे हैं आपके 12,000। तो ये जो 12,000 सीटें हैं यही जनरल वालों को फ़ायदा मिल जाएगा इसका, और ये 12,000 सीटें लगभग अब जनरल वालों को मिलेंगी, क्योंकि कोटे में सिलेक्शन होने के कारण इन लोग का जो पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स थी, जो 29 डिस्ट्रिक्ट हमने देखी थी जिनमें 1,000 से कम सीटें थी, वहाँ पर अब ये 12,000 सीटें बचेंगी, और ये 12,000 सीटें जनरल को मिलने के चांसेस हैं। और इसका आप देखिए टोटल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ओबीसी और एससी, ये टोटल ओवरलैपिंग ये है जो कॉन्सेप्ट हम लोग ओवरलैपिंग का समझ रहे थे अब तक। फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग सोच रहे हैं कि ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग एक्चुअली कुछ नहीं है, वो तो होता ही है नॉर्मली बेसिस पे, पर हमें पता है क्योंकि इस भर्ती में 1,46,000 बच्चे पास हो गए और वैकेंसी कम है, 69,000 ही वैकेंसी है। तो यानी हमें ये तो पता है कि बच्चे तो बाहर होने ही हैं और कट ऑफ भी बहुत हाई जाना है। पर जब हम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात करेंगे तो इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में लगभग आप देख रहे हैं 12,000, मतलब 13,000 ही मान लीजिए इसको, 13,000 बच्चे आपके जो लोअर मेरिट वाले हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता था अगर स्टेट लेवल पे मेरिट लगती, पर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चाहिए सबको अपना घर, तो ये लगभग 13,000 सीटें लोअर ओबीसी और एससी का नुकसान होगा इसमें, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस था समझने का। अब इसको कुछ लोग कह सकते हैं गलत है, कुछ कह सकते हैं सही है, कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। भाई हर आदमी को अपना फ़ायदा नुकसान देखना है, पर ये एक जनरल इवैल्यूएशन है जो मैंने अपनी समझ से बनाया है, अपना इतना एक्सपीरियंस लगा के देखा है। इसमें एक चीज़, अगर ये जो 12,000 सीटें अगर ये ओबीसी और एससी वाले किसी तरह से बचाएं, अगर स्टेट लेवल पे वो बोल दें, इसमें सरकार तभी बच सकती है इनकी सीट से 12,000, अगर ये बोलें कि 69,000 से ही फॉर्म भरवाए जाएं, उन्हीं की काउंसलिंग हो, तब तो ये 12,000 सीटें बच सकती हैं, नहीं तो फिर ये सीटें नहीं बच पाएंगी। अगर अभी भी ओबीसी और एससी वाले नहीं जागे, वो नहीं जागे और नहीं उन्होंने सोचा कि किसी तरह से ये 12,000 लगभग 13,000 सीटें हम बचा लें, ये तभी बच पाएंगी जब वो ये कहेंगे, सरकार से ये कहेंगे कि आप 69,000 से ही फॉर्म भरवाइए, मेरिट लगाइए, फॉर्म भरवाइए। अगर वो सबसे फॉर्म भरवा लेंगे तो ये 12,000 सीटें का नुकसान डेफिनेटली होगा उनको, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये सीटें बचेंगी और उनके चांसेस होने के बढ़ेंगे। बस मेरा इतना ही आपसे निवेदन है, बाकी आप खुद समझदार हैं, और बाकी मैं आगे भी जो भी इवैल्यूएशंस होंगे, एनालिसिस होगा, वो आपके सामने लाता रहूँगा। आपका दोस्त हूँ, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद।